Hello everyone, welcome to BL Babbles. Although no one must be waiting, Heaven Official's Blessing novel के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 is here, जिसमें बहुत मजा आने वाली है. As you can see, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, so let's not make it any longer and let's roll the intro. So our main character Shelian हेवन से 2 बार बैनिश होने के बाद तीसरी बार असेंड होते हैं, बट उनके थर्ड असेंशन के टाइम हेवंस में बहुत सारा नुकसान होता है, जिसकी वजह से अब शेलियान पे 8.88 मिलियन मेरिट्स का कर्ज हो गया था. हेवंस में आने के बाद उनकी मुलाकात उनके पास के कुछ बहुत ही करीब लोगों से होती है, मूचिंग एंड फेंगशिन. अपने कर्ज को पूरा करने के लिए अब उन्हें कुछ मिशंस पूरे करने होते हैं, जिसमें उनका फर्स्ट मिशन यूजन माउंटेन्स में था, और इस मिशन में उन्हें 2 लोग असिस्ट करने वाले थे, फुयाओ एंड नानफेंग. उन्हें पता चलता है कि पिछले 100 सालों में यूजन माउंटेन से 17 ब्राइड्स लापता हो चुकी हैं. और अब आगे. चैप्टर 5 डिस्कशन बिटवीन द फूल्स इन द टेम्पल एट नाइट पार्ट 2. फुयाओ और नानफेंग के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर शेलियान उनसे पूछते हैं, क्या तुम लोग एक कर्ज शक्ल पहली बार देख रहे हो? कर्ज शक्ल एक सिन करने का साइन होता है, और ये उन हेवनली ऑफिशियल्स को दिया जाता है जो कि हेवन से बैनिश होते हैं. जब तक कि कर्ज शक्ल किसी ऑफिशियल की बॉडी में रहता है, तब तक कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकते, और ना ही वो इसे खुद से अपनी बॉडी से मिटा सकते हैं. शेलियान अब अपना रूप पहन लेते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं कि कैसे फेंगशिन के टेम्पल को ज्यादातर विमेन्स वर्शिप करती हैं. तो कुछ सालों पहले एक किंग फेंगशिन के टेम्पल को रेनोवेट करवा रहे थे. सिंसेरिटी शो करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेम्पल का नाम वो खुद लिखेंगे, पर उनसे लिखने में एक मिस्टेक हो जाती है और जूयांग के फर्स्ट लेटर को वो मिसस्पेल कर देते हैं. जूयांग, जिसका पहले मतलब था ब्राइट, अब उसका मतलब हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेल, और यू कैन से अ मैन विथ बिग जेनिटल्स. सो बेसिकली किंग ने चाइनीज में जू के लिए रॉन्ग कैरेक्टर लिखा था, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी बट मीनिंग अलग. क्योंकि कोई किंग को एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, उन्होंने किंग को उनकी गलती के बारे में नहीं बताया, और जब किंग को रियलाइज हुआ, वो जताना नहीं चाहते थे कि उनसे कोई गलती हुई है, इसलिए उसे कभी करेक्ट नहीं किया गया. तो इसकी वजह से फेंगशिन के टेम्पल में बहुत सारी लड़कियां आती है, बट फेंगशिन को लड़कियां पसंद नहीं. ही जस्ट फील्स अनकंफर्टेबल विद देम. ऐसा नहीं है कि वो उन्हें नफरत करता है, बस पसंद नहीं करता. बैक इन द स्टोरी, फुयाओ और नानफेंग एक दूसरे से हमेशा की जैसे लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे के जनरल्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं. नानफेंग फुयाओ को बोलता है, जाओ और जाके झाड़ू लगाओ, क्योंकि फुयाओ के जनरल मूचिंग पहले शेलियान के पैलेस में काम करते थे, झाड़ू पोछा लगाने का एटसेट्रा एटसेट्रा. दोनों एक दूसरे से ऐसे झगड़ा कर रहे थे कि जैसे वो एक दूसरे के जनरल्स के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में बुरा सुन रहे हो. झगड़े के बीच में दोनों टेम्पल में चढ़ाया हुआ खाना एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं. तभी एक बन शेलियान के पास आके गिरता है और वो उसे उठा के खाने लगते हैं. तभी नानफेंग शेलियान के हाथ से वो बन गिरा देता है और कहता है, उसे मत खाओ. फुयाओ कहता है, वो बन नीचे गिर चुका है और गंदा हो चुका है, उसे फिर भी खाओगे क्या? पर शेलियान को ऐसे रहते रहते ये सब खाने की आदत थी और वो इजीली खा लेते, पर फिलहाल के लिए वो लोग टेम्पल में ही सो जाते हैं. सुबह वो लोग उसी टी शॉप में वापस जाते हैं केस के बारे में डिस्कस करने. उस शॉप का ओनर उन्हें टी सर्व कर रहा होता है और सोच रहा होता है, ये लोग पागल है क्या, गॉड्स और गोस्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. तभी नानफेंग कहता है, आपको डर नहीं लगता अगर कोई हमारी बात सुन लेगा तो? शेलियान कहते हैं, कोई सुन भी लेगा तो क्या होगा, वो बस सोचेगा कि हम पागल हैं. सो यस, शेलियान की कोई भी इंसल्ट कर दे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. ही इज जस्ट यूज्ड टू इट. उन तीनों की बात करते समय एक बार फिर बाहर से बैंड बाजे की आवाज आती है. वो तीनों खिड़की से देखते हैं कि कुछ लोग फिर से बारात लेके जा रहे थे. नानफेंग कहता है, ये लोग तो शादियां ज्यादा धूम धड़ाके से नहीं करते ना, फिर ये? प्रोसेशन लाइन में सिर्फ हट्टे कट्टे आदमी दिख रहे थे. शेलियान बाहर आ रहे होते हैं, तभी एक जोर की हवा आती है और सेडान का पर्दा उठता है. वहां कोई असली लड़की तो बैठी नहीं लग रही थी. तभी अचानक सेडान को ले जाने के दौरान रोड में एक सर आके गिरता है, जिसके बाद एक बिना सिर की बॉडी भी सेडान से गिर जाती है. चैप्टर 6 द गोस्ट होल्ड्स अ वेडिंग, द क्राउन प्रिंस क्लाइम द मैरिज सेडान. ये सीन देखकर आसपास के लोग घबराने लगते हैं. तभी शेलियान नोटिस करते हैं कि ये तो बस एक लकड़ी की डॉल है. शेलियान टी हाउस ओनर से पूछते हैं,
इन लोगों को मैंने कल भी देखा था, ये लोग क्या कर रहे हैं? ओनर बताता है कि 17th ब्राइड के मर्चेंट फादर ने एक बहुत बड़ा इनाम रखा है उस गोस्ट ग्रूम को पकड़ने के लिए। ये लोग रोज ये सारा नाटक करते हैं गोस्ट ग्रूम को फूल बनाने के लिए। सडनली एक जवान लड़का जो कि उनका लीडर लग रहा था, वो स्पीच देने लग जाता है कि कैसे वो उस अगली ग्रूम को मार देंगे और प्राइस बांट लेंगे। शेलियान ये सुनकर टी हाउस ओनर से पूछते हैं, अगली क्रिएचर से क्या मतलब है इनका? ओनर बताता है वो गोस्ट ग्रूम जब पैदा हुआ था तब से ही बहुत बदसूरत था, इसलिए उसे कोई लड़की पसंद नहीं करती थी और इसलिए अब वो दूसरों की ब्राइड्स को किडनैप करके अपना बदला ले रहा है। शेलियान पूछते हैं, क्या बस ये एक अफवाह है या सच? ओनर कहता है, क्या पता, पर जो भी लोग उस गोस्ट ग्रूम से मिले हैं वो कहते हैं कि उस गोस्ट ग्रूम का फेस पूरी तरीके से बैंडेज से कवर्ड रहता है एक्सेप्ट उसकी आंखें। तभी क्राउड से एक लड़की की आवाज आती है, अब सब इसकी बात मत सुनिए और यूजन माउंटेन पे मत जाइए, वहाँ खतरा है। शेलियान रियलाइज करते हैं कि वही टेंपल वाली लड़की है, शाओयिंग। वो लीडर शाओयिंग के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें तो हमारी हेल्प करनी चाहिए थी ब्राइड बनकर, पर तुम तो किसी काम की नहीं। शाओयिंग उस लड़के पे अपनी ड्रेस फाड़ने का इल्जाम लगाती है, पर वो एम्बैरस होकर अपने डिफेंस में कहता है, तुम्हारे जैसी बदसूरत लड़की के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगा? दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी उस लड़के के फेस में आके जोर से कुछ लगता है। सबको ऐसा लगता है कि शाओयिंग ने उसे मारा है, पर वो तो रोये है। रोये शेलियान की स्पिरिचुअल डिवाइस। रोये एक व्हाइट सिल्क पैंट है जो कि एक स्नेक के जैसा है पर बहुत फास्ट। इन सब के बीच नानफेंग का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो उस टी हाउस के एक पिलर को तोड़ देता है, जिसके बाद सब इन लोगों से डर के भाग जाते हैं। शेलियान शाओयिंग को टी हाउस में लेके आते हैं और उसके लिए टी और स्नैक्स ऑर्डर करते हैं, पर वो बस अपने आंसू पोंछती है और वहां से चली जाती है। टी हाउस का ओनर उन्हें याद दिलाता है नुकसान के पैसे के बारे में, जिसके लिए शेलियान नानफेंग को पैसे देने कहते हैं क्योंकि उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। वहां से निकलने के बाद शेलियान नानफेंग से स्पिरिचुअल एनर्जी बोरो करते हैं लिंगवेन से कांटेक्ट करने के लिए। रिमेंबर, शेलियान के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कर्स शैकल की वजह से। स्पिरिचुअल एनर्जी को टच करके बोरो किया जा सकता है, इसलिए शेलियान नानफेंग के साथ क्लैप करके स्पिरिचुअल एनर्जी बोरो करते हैं। ऑल्सो रिमेंबर कि स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे बोरो की जा सकती है। लिंगवेन उन्हें एक्सप्लेन करती है कि गोस्ट 4 टाइप्स के होते हैं, फेरोशियस, क्रूअल, रैथ एंड डेवास्टेशन। फेरोशियस को सिंगल टारगेट को मार सकते हैं, क्रूअल मॉन्स्टर्स पूरे घर को तबाह कर सकते हैं, रैथ पूरी सिटी को और डेवास्टेशन मॉन्स्टर्स पूरी कंट्री को, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। लिंगवेन कहती है कि वो गोस्ट ग्रूम रैथ लेवल में है, इसलिए उन्हें केयरफुल रहना होगा। क्योंकि वो गोस्ट 3rd लेवल में है, वो इतना बेवकूफ तो नहीं होगा, इसलिए उन्हें एक असली ब्राइड लेके जाना होगा, ना कि कोई डॉल। जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि शेलियान को ही ब्राइड बनाकर लेके जाएंगे। टेंपल में जाके वो लोग शेलियान को ब्राइड के जैसा मेकअप और कपड़े पहनाते हैं, बट शेलियान का मेकअप बहुत ही खराब होता है क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें मेकअप करना नहीं आता था। ब्राइड वाली ड्रेस भी उन्हें बहुत छोटी हो रही थी। शेलियान का मेकअप देखकर नानफेंग वहां से भाग जाता है। नानफेंग कहता है, अगर मैं गोस्ट ग्रूम होता और मुझे ब्राइड ऑफर की जाती तो मैं उसे वहीं मार देता और उसके विलेज को भी जला देता। एनिमे में तो ये मेकअप फिर भी अच्छा दिख रहा है, बट नॉवेल में बहुत ही बुरा डिस्क्राइब किया गया है। इसी टाइम वहाँ शाओयिंग आती है शेलियान को थैंक यू बोलने, उसकी हेल्प करने के लिए। रीपे करने के लिए शाओयिंग शेलियान का मेकअप करती है और उनका आउटफिट भी ठीक करती है। तो अब हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस वेडिंग ड्रेस पहनकर मैरिज सेडान में बैठ जाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मैरिज सेडान को कितना अच्छे से रेडी किया गया है। चैप्टर 7 The Ghost Holds a Wedding and the Crown Prince Climb the Marriage Sedan Part 2। मैरिज सेडान को साथ लेके जाने के लिए उन लोगों ने 8 मिलिट्री ऑफिशियल्स को हायर किया था और नानफेंग और फुयाओ शेलियान के ब्राइड्समेड बनते हैं। सो क्यूट। जैसे वो लोग माउंटेन्स में जा रहे थे, शेलियान नानफेंग और फुयाओ से बात कर रहे होते हैं। शेलियान पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है? दोनों ना में जवाब देते हैं। लगता है कि ये आवाज सिर्फ शेलियान को सुनाई दे रही है। थोड़ी देर बाद शेलियान बताते हैं कि वो गाना गा रहा है। फुयाओ पूछता है, वो क्या गा रहा है? न्यूलीवेड्स 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 इन रेड वेडिंग sedans, eyes filled with tears, passing over mountain bumps under the veil of marriage। जिसकी बेसिक मीनिंग शेलियान बताते हैं कि वो चाहता है मैरिज सेडान में बैठी ब्राइड्स को सिर्फ रोना चाहिए और स्माइल नहीं करना चाहिए।
पर शेलियान मैरिज सेडान में पूरे टाइम स्माइल कर रहे होते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें अचानक से वुल्फ की हाउलिंग की आवाज आती है और वो लोग खुद को चारों तरफ से वुल्फ से घिरा हुआ पाते हैं, जिनकी आइज ग्रीन कलर की थी। सारे लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक मिलिट्री ऑफिशियल चिल्लाता है, अब ये क्या चीज है? नानफेंग कहता है, अरे नहीं, ये तो बीन्यू है। तो अब यहाँ पे वुल्फ्स के साथ साथ बीन्यू भी आ चुके हैं। बीन्यू गोस्ट के चारों टाइप्स में से किसी में भी नहीं आते, पर स्टिल बहुत खतरनाक होते हैं। वैसे तो ये बहुत स्लो होते हैं और डिफॉर्म्ड ह्यूमन जैसे दिखते हैं, बेसिकली ज़ॉम्बीज। पर ये अपने शिकार की बॉडी से च्युइंगम के जैसे चिपक जाते हैं और ज्यादातर ये किसी और मॉन्स्टर के साथ मिलकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से लोग इन ज़ॉम्बीज के पास से नहीं भाग पाते। क्योंकि यहाँ पे 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज दिख रहे थे, नानफेंग और फुयाओ पैनिक करने लगते हैं। शेलियान के पास स्पिरिचुअल एनर्जी तो थी नहीं, वो सिर्फ रोये का यूज कर सकते थे, इसलिए वो उसे ज़ॉम्बीज को स्ट्रैंगल करके मारने का ऑर्डर देते हैं। सारे लोग मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं, पर ये इनफ नहीं था, इसलिए शेलियान नानफेंग और फुयाओ को मिलिट्री ऑफिशियल्स को किसी सेफ प्लेस पे लेके जाने के लिए बोलते हैं। नानफेंग सोचने लगता है, पर फुयाओ वहां से तुरंत भाग जाता है, जस्ट लाइक देयर जनरल्स। फेंग और फुयाओ के पीछे सारे ऑफिशियल्स भी चले जाते हैं। इवन दो कुछ वुल्फ्स और ज़ॉम्बीज अभी भी यहाँ थे, लड़ाई होना बंद हो चुकी थी। शेलियान कामली सेडान में बैठे होते हैं, तभी अचानक से पेड़ों की, हवाओं की और मॉन्स्टर्स की आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाती है, जैसे कि वो किसी से डर रहे हो। तभी शेलियान को किसी के हंसने की आवाज आती है, जो कि एक जवान जवान लड़के की लग रही थी। शेलियान रोये से हमला करने की तैयारी से बैठे थे, पर सामने से कोई अटैक नहीं आता। बस सेडान का कर्टन कोई धीरे से उठाता है। कोई पर्सन अपना हाथ शेलियान की तरफ बढ़ाता है। उस हाथ के 3rd फिंगर में एक रेड धागा बंधा हुआ था, जो कि उस सफेद हाथ में एक कलरफुल और ब्राइट नॉट ऑफ फेट के जैसा दिख रहा था। चैप्टर 8 द गोस्ट होल्ड्स अ वेडिंग एंड द क्राउन प्रिंस क्लाइम द मैरिज सेडान पार्ट 3। शेलियान सोचने लगते हैं कि उन्हें इस अनजान शख्स का हाथ पकड़ना चाहिए या नहीं, पर ये पर्सन बहुत ही पेशेंट होता है और जब तक शेलियान अपना हाथ उसके हाथ में नहीं रखते, वो अपना हाथ वहां से नहीं हटाता। शेलियान कर्टन को उठाने के लिए ऊपर देखते हैं, पर उस पर्सन ने कर्टन को पहले ही उठा दिया था। शेलियान स्लोली बाहर आते हैं और नीचे वो बहुत सारे वुल्फ्स और बीन्यू की बॉडीज को देखते हैं। शेलियान धीरे धीरे चल रहे थे और वो पर्सन भी उनके पेस को मैच करके चल रहा था। अचानक से शेलियान स्टम्बल होके गिरने वाले थे, पर वो पर्सन उन्हें बचा लेता है। शेलियान को ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था, पर वो अपने वेल के गैप से देखते हैं कि इस पर्सन ने रेड रोब्स और लेदर बूट्स पहने हैं। बाकी आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। जैसे वो लोग जा रहे थे, जो वुल्फ्स पहले क्राउल कर रहे थे, अब विम्पर करते हुए वहां से भाग जाते हैं। अचानक से शेलियान को नीचे एक स्कल दिखता है। वो स्कल कोई नॉर्मल स्कल नहीं था और इसे टच करने से स्पिरिचुअल एरे ओपन हो जाता है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। शेलियान उस स्ट्रेंजर को अलर्ट करने ही वाले थे, पर वो स्ट्रेंजर उस स्कल को क्रश कर देता है, जिससे कि स्पिरिचुअल एरे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जितनी शेलियान को नॉलेज थी, एक स्पिरिचुअल एरे को इतने इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसने इस स्पिरिचुअल एरे को बस अपने पैर से क्रश करके डिस्ट्रॉय कर दिया। थोड़ी देर के बाद शेलियान को कुछ आवाज आती है, बारिश का पानी छाते में गिरने वाली आवाज। शेलियान सोचते हैं कि ये पर्सन तो बड़ा होशियार है, पर तभी उन्हें ब्लड की स्मेल आती है। तो ये पानी वाली बारिश नहीं, बल्कि खून वाली बारिश हो रही थी। बिना किसी वजह से ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी और रोमांटिक हो गया था, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत सिंसियरली प्यार करते हो और जिन्हें कभी अलग ना किया जा सके। यू गाइस कैन सी इन द इमेज कि कैसे उस पर्सन ने अम्ब्रेला को शेलियान के तरफ टिल्ट करके रखा था टू फुली प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द ब्लड रेन। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। वो पर्सन अम्ब्रेला बंद करके शेलियान के फेस पे ढका हुआ वेल उठाने लगता है। शेलियान अटैक करने के लिए रोये के साथ पूरी तरीके से तैयार थे। जैसे ही वो वेल शेलियान के सर से नीचे गिर जाता है, वो रोये से उस पर्सन पे अटैक करते हैं, पर वहां पे अब कोई पर्सन नहीं था, बस बहुत सारी सिल्वर बटरफ्लाईज थी। ये सही टाइम और सही जगह तो नहीं है, पर शेलियान खुद को रोक नहीं पाते और इस सीन को एडमायर करने लग जाते हैं, जो कि एक सुंदर सपने जैसा दिख रहा था। यू गाइस, शेलियान को कुछ कुछ हो रहा है। चैप्टर 9 द माउंटेन्स लॉक्ड एंशिएंट टेम्पल द फॉरेस्ट ऑफ हैंगिंग कॉर्प्सेस। शेलियान अब खुद के सामने एक ओल्ड बिल्डिंग को देखते हैं। ये एक टेम्पल था, टू बी प्रिसाइज एक मिंगवांग टेम्पल।
पर इस एरिया में तो ज्यादातर नानयांग टेम्पल ही थे। और भी वियर्ड बात ये थी कि इस टेम्पल को स्पिरिचुअल एरे से हाइड करके रखा गया था, जो कि इफ यू रिमेम्बर उस मिस्टीरियस पर्सन ने ब्रेक कर दिया था। तो मिंगवांग टेम्पल बिलोंग्स टू जनरल पेमिंग, जो कि एक मार्शल गॉड है और जिनके 9000 टेम्पल्स हैं। जब शेलियान अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा स्टैचू दिखता है पेमिंग का। ऑल्सो ये टेम्पल एरे के अंदर था, फिर भी इसकी देखभाल कोई कर रहा था। शेलियान नोटिस करते हैं कि वहां से एक बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी, लाइक समथिंग इज रॉटिंग। वहां पे लड़कियों की एक लाइन थी जिनने वेडिंग ड्रेसेस पहनी थी। ओह, तो 17 ब्राइड्स यहाँ हैं। शेलियान सारी ब्राइड्स को एनालाइज करने लगते हैं। सारी ब्राइड्स की बॉडीज डीकम्पोज हो रही थी, पर उन सबके फेस में एक क्रीपी सी स्माइल थी। अचानक से शेलियान को किसी के आने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि ये वही गोस्ट ग्रूम होगा, इसलिए वो उन ब्राइड्स की लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। पर अगर उस गोस्ट ग्रूम ने अच्छे से नोटिस किया तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे 17 नहीं बल्कि 18 ब्राइड्स हैं, और वो 18th ब्राइड कुछ ज्यादा ही ऊंची भी है। आखिरी में शेलियान को उस गोस्ट से लड़ाई करनी पड़ती है एंड इवेंचुअली वो गोस्ट ब्लैक फॉग के फॉर्म में वहां से चला जाता है। उसी टाइम नानफेंग, फुयाओ और सारे लोग वहां आते हैं, इंक्लूडिंग ऑल दोज मर्सिनरीज जो कि गोस्ट ग्रूम को फूल बनाने वाले थे। क्योंकि एरे डिस्ट्रॉय हो चुका था, उन लोगों को ये टेम्पल मिल जाता है। शेलियान नानफेंग और फुयाओ से पूछते हैं कि क्या उन लोगों को वो गोस्ट जाते हुए दिखा था। वो दोनों नहीं में जवाब देते हैं, विच मीन्स कि वो गोस्ट यहीं कहीं होगा। तभी वो लोग शाओयिंग को यहाँ नोटिस करते हैं और वो लोग उस पर शक करने लग जाते हैं कि शायद ये वही गोस्ट है। पर शाओयिंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं असली शाओयिंग हूँ। यंग मास्टर, मैंने आपका मेकअप करने में हेल्प भी की थी ना। जब सारे लोग यहाँ आए थे वो शेलियान को एक लड़की समझ रहे थे, और जब शाओयिंग ये कहती है सब लोग शेलियान को घूरने लगते हैं और उनके बारे में बातें करने लगते हैं। शेलियान एक्सप्लेन करने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये तो बस हमारे मिशन का पार्ट था। वहाँ पे आए हुए सारे लोग आसपास देखने लगते हैं कि ये तो एक मिंगवांग टेम्पल है। किसी को भी नहीं पता था कि जंगल के बीच में एक मिंगवांग टेम्पल भी है। कुछ मर्सिनरीज वहाँ खड़ी हुई ब्राइड्स को टच करने लगते हैं और उनका वेल उठाने ही वाले होते हैं। तभी शेलियान उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि वो वेल्स उनकी बॉडी की डिमोनिक एनर्जी को बाहर आने से रोक रहे थे, और अगर वो वेल को हटाया गया तो बेसिकली खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ऑल्सो सारे मेंस से यांग और यू कैन से मेल एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये गोस्ट अगर उस यांग एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते तो कुछ भी हो सकता था। पर शेलियान की बात को इग्नोर करते हुए वो मर्सिनरीज अभी भी ब्राइड्स को टच करने लगते हैं। उनका लीडर कहता है कि वो इन ब्राइड्स की बॉडीज को उनके घर वालों को बेच देंगे, पर क्योंकि वहाँ पे 17 ब्राइड्स थी वो डिसाइड करते हैं कि जो कॉर्प्सेस अगली होंगी वो उन्हें यहीं छोड़ देंगे और सबसे सुंदर एंड फ्रेश कॉर्प्स को वहाँ से लेके चले जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली अभी जिंदा होगी उन्हें पैसे देने के लिए। सो फक्ड अप। वो उन लोगों पे गिव अप कर देता है और कहता है कि इन्हें जो करना है करने दो, ये सब बस दुष्ट आम लोग हैं। बट हाउ कैन ही से दैट? फुयाओ के जनरल भी तो एक टाइम पे आम आदमी ही थे ना। उन मर्सिनरीज का लीडर एक ब्राइड को देखकर कहता है कि ऑल्दो इसके कपड़े फटे हुए हैं पर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वो उसके फेस को टच करने लगता है। तभी शाओयिंग आके उसे रोकने लगती है और दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। वो लड़का शाओयिंग को मारने ही वाला था, तभी उसके सर पे कुछ आके लगता है। सब देखते हैं कि बाहर कोई था जिसके फेस पे बैंडेजेस लगे हुए थे। सारे लोग उसे पकड़ने के लिए भाग जाते हैं। शेलियान उन मर्सिनरीज को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें ब्लड की स्मेल आ रही थी, विच मीन्स कि वहाँ कुछ न कुछ बहुत बुरा हो रहा था। जैसे ही वो ऐसा कहते हैं तभी उन लोगों की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जो लोग फॉरेस्ट में गए थे वो लोग अब दौड़ते हुए वापस आ रहे थे, पूरी तरीके से खून में लथपथ। ये तो वही फॉरेस्ट है जहाँ से अभी शेलियान आए थे। जब वो फॉरेस्ट में देखने जाते हैं, देसी के पेड़ों में 40 से भी ज्यादा कॉर्प्सेस टंगे हुए थे, जिसकी वजह से ये ब्लड ड्रेन हो रही थी। वहाँ का नजारा देखने के बाद नानफेंग और फुयाओ कहते हैं कि ये ग्रीन गोस्ट ने किया होगा। शेलियान पूछते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। नानफेंग रिप्लाइज, नियर डेवास्टेशन। लिंगवेन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ग्रीन गोस्ट एक्चुअली में रैथ लेवल में है और उसकी पावर्स डेवास्टेशन रैंक की बहुत क्लोज है, इसलिए उसे नियर डेवास्टेशन भी कहा जाता है। उसे कॉर्प्सेस को पेड़ों में लटकाना एक गेम जैसा लगता है जिसके लिए वो फेमस है। सडनली शेलियान को उस टीनेजर के बारे में याद आता है जो कि इन्हें सिडैन से यहाँ लेके आया था। तो उस टीनेजर ने शेलियान को ब्लड ड्रेन से बचाने के लिए अम्ब्रेला ओपन किया था। फुयाओ शेलियान से पूछता है कि मैंने स्पिरिचुअल एरे को फील किया था, तो उस पर्सन ने इतनी आसानी से उसे कैसे ब्रेक कर दिया। शेलियान कहते हैं, सही कहा, तो तुम्हें लगता है कि वो वही ग्रीन गोस्ट होगा? नानफेंग कहता है कि उसने कभी ग्रीन गोस्ट को देखा नहीं।
क्या तुम्हें उस टीनेजर की कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक याद है? शेलियन बताते हैं सिल्वर बटरफ्लाइज। ये सुनकर नानफेंग और फुयाओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे कि उन्हें किसी सांप ने काट लिया हो। फुयाओ कहता है चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, क्योंकि अब सिर्फ ग्रीन गोस्ट नहीं, उसके साथ ये सिल्वर बटरफ्लाई वाला पर्सन भी इन्वॉल्व है। शेलियन उसे कहते हैं कि अभी हमें ये केस भी तो सॉल्व करना है। फुयाओ कहता है तुम शायद मॉर्टल रेल्म में कुछ ज्यादा ही टाइम रह गए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि वो सिल्वर बटरफ्लाइज किसको बिलोंग करती है। बात तो सही है, क्योंकि शेलियन अपने कामों में इतना बिजी रहते थे, उन्हें हेवंस में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता रहता था। फुयाओ कहता है कि उनके पास अभी ये बताने का टाइम नहीं है, हम हेवंस चलते और वहां से मदद लेके आते हैं। शेलियन फुयाओ को पहले जाने बोल देते हैं हेल्प लाने के लिए, और वो नानफेंग के साथ यहीं रुक जाते हैं। फुयाओ एक बार फिर तुरंत वहां से निकल जाता है। शेलियन नानफेंग की तरफ देखकर कुछ पूछने ही वाले थे, तभी उन्हें क्राउड में से एक आवाज आती है, हमने उसे पकड़ लिया। शेलियन पूछते हैं क्या तुमने क्या पकड़ा? दो खून से ढके हुए लोग फॉरेस्ट से आ रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक यंग लड़के को खींचता हुआ ला रहा था, जिसके फेस में बैंडेजेस लगे हुए थे। शेलियन उस यंग लड़के को केयरफुली देखने लगते हैं। तभी शाओयिंग दौड़ते हुए आती है और कहती है आप लोग गलत हैं, ये वो गोस्ट ब्राइड ग्रूम नहीं है। पर वो मर्सिनरीज का लीडर शाओयिंग पे इल्जाम लगाता है कि वो भी इस लड़के के साथ मिली हुई है। वो उस लड़के के फेस के बैंडेजेस भी निकाल देता है। उस लड़के के फेस में जलने के निशान थे। शाओयिंग एक्सप्लेन करने लगती है ना ही मैंने कुछ किया है और ना ही इसने, हम तो बस ऑर्डिनरी लोग हैं। शाओयिंग शेलियन से मदद मांगने लगती है। शेलियन जब उस लड़के की तरफ देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि वो लड़का उन्हें ही देख रहा था। शेलियन उस लीडर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, और वो उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। इसलिए शेलियन रोए से उसे स्मैक करते हैं और नानफेंग भी उसे किक करता है, जिसके बाद वो नॉकआउट हो जाता है। शेलियन शाओयिंग से उस लड़के के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो इस लड़के की बहुत टाइम से देखभाल कर रही है। ये लड़का ज्यादा बातें नहीं करता और सिर्फ माउंटेन्स में ही रहता है। वो उसे कभी कभार खाना लाके देती थी और उसकी मरहम पट्टी करती थी। बेसिकली वो उसकी केयर टेकर थी, बट सीक्रेटली, और इसलिए वो माउंटेन्स में आती रहती थी और लोग उस पर शक करते थे। शेलियन शाओयिंग से पूछते हैं क्या यूजुन माउंटेन के एरिया में इस टेम्पल के अलावा और कोई मिंगवांग टेम्पल है, क्योंकि ये नॉर्थ रीजन था जो कि जनरल पेमिंग की टेरिटरी थी, तो यहाँ उनका टेम्पल नहीं होना एक बहुत अनकॉमन बात है। शाओयिंग बताती है कि जब भी कोई मिंगवांग टेम्पल बनवाता था वहाँ बिना किसी रीजन के आग लग जाती थी, इसलिए मिंगवांग टेम्पल बनाना बंद कर दिया गया और सिर्फ नानयांग टेम्पल बनने लगे। ब्राइड्स का स्माइल करना मना होना, टेम्पल्स का बिना किसी रीजन के जल जाना, मिंगवांग टेम्पल का एक कंफ्यूजिंग एरिया के बीच में प्रोटेक्टेड होना, जनरल पेमिंग का इतना सुंदर स्टैचू होना और गोस्ट रूम का डिसअपियर हो जाना। बस रोये से हिट करने के बाद शेलियन को ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रही थी। सडनली शेलियन नानफेंग को उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देने को बोलते हैं। नानफेंग पूछता है पर हुआ क्या है? शेलियन रिप्लाइज मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल उन 18 ब्राइड्स को शांत करने के बारे में सोचो। 18? पर वहाँ तो 17 ब्राइड्स है ना? नहीं नहीं नहीं, 17 ब्राइड्स थी पर अब 18 है। वो गोस्ट रूम उन कॉर्पसेस के साथ ही है। एंड बूम, चैप्टर 9 हैज एंडेड। सो जिसने नॉवेल नहीं पढ़ी है, व्हाट डू यू गाइस थिंक वो ब्राइड ग्रूम कौन हो सकता है? वैसे नेक्स्ट पार्ट में तो पता चल ही जाएगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो PL Babbles on Instagram. See you guys in part 4. Bye bye.